हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज का जो थंबनेल है वो ये है कि क्या आप प्री की तैयारी 2018 के हिसाब से ही कर रहे हैं तो रुकिए और दोबारा से सोचिए। तो पहले मैं आपको अपनी बात बता दूं कि मैं क्यों, क्या चीज़ ये है। सबसे पहले आज आप लोगों ने कई जो है वो सुबह से ही होगा कि भई एग्ज़ाम की डेट जो है यूपीपीएससी ने घोषित कर दी है, ये है, वो है। तो अगर आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस देखे हो तो मैंने ये बात जो है ना, जिस दिन ये एलटी का नोटिफिकेशन आया था मैंने उसी दिन ये वाली बात बताई थी कि भाई जो यूपीपीएससी अपना पेपर जो कंडक्ट कराएगी, जो उन्होंने रिजर्व्ड डेट्स रखी हुई हैं, वो उसी के हिसाब से एग्जाम कराएंगे। तो उसमें मैंने आपको बताया था भाई अक्टूबर में तो चांसेस है ही नहीं, नवंबर है। और नवंबर में उन्होंने कुछ डेट्स हैं, 3 के करीब डेट्स हैं, और दिसंबर में डेट्स हैं। तो उसमें भी है, उन्होंने लिखा है कि नवंबर या दिसंबर में करवाने की तैयारी है। तो आप जानते हैं कि बहुत सारी संख्या में जो है लोग अप्लाई कर रहे हैं। और क्योंकि ये जो वैकेंसी है वो 7 साल बाद आई है। और बम्पर बम्पर लिख रहे हैं, हालांकि बम्पर तो नहीं है। कंपटीशन इज गोइंग टू बी वेरी टफ, क्योंकि बहुत लोग जो हैं वो इसे भरेंगे। और भाई इसमें आप ये मान के चलिए, या तो ये 30 नवंबर को होगा, या ये मतलब जो चांसेस इसके हैं होने के, वो 30 नवंबर है, या दिसंबर में जाएगा। दोनों ही कंडीशंस में मेंस जो है वो आपका इस ईयर में नहीं होगा। वो नेक्स्ट होगा जब आपकी जो कैलेंडर आएगा उसमें डेट आएगी, और वो डेट फिक्स्ड होगी, तो वो चेंज नहीं होगी। तो ये तो हुई बात, वो मैंने पहले भी ये बताई थी कि भाई जो उन्होंने अपना कैलेंडर का दे दिया। अब दूसरी बात ये होती है कि बहुत लोगों को ये बेचैनी हो रही है कि ये जो मैडम है ये प्री मेंस बोले जा रही हैं। और अभी प्री मेंस के हिसाब से क्या करवा रही होंगी, मेंस में क्या करवा रही होंगी, क्या ऐसा क्या होगा मेंस में कि। अब सबसे पहले ना लोगों के दिमाग में आता है कि मेंस की तैयारी अगर हम कर रहे हैं तो क्या आप कॉपी भी चेक करोगे। तो देखो बच्चों, बात ये है कि कॉपी तो जो होती है ना वो, ये वाली चीज तो ना ये 5 या 10 बच्चे अगर आपकी क्लास में होते हैं ना, देन ओनली आप उनके 20-20 क्वेश्चन चेक करके और उनको वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप भाई ऑब्वियसली मेरा जो मानना है वो ये है कि मैं एक बात तो पहले ही कहती हूँ, मैं प्री मेंस की तैयारी करा रही हूँ, मैं पढ़ा उस लेवल कर रही हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स को धीरे धीरे प्रिपेयर करना शुरू करूंगी कि मेंस के लिए, कि उन्हें जो है चीजें करवाना शुरू करूंगी कि कैसे तुम्हें चीजें को लिखना है। अब बात ये होती है, सारे पत्ते अपने यहाँ नहीं खोले जाते हैं कि भाई किस तरीके से आप करवाएंगे, क्या करवाएंगे। भाई अब जिसको जैसे तैयारी करवानी है वो करवाए। कुछ लोगों का मानना ये है कि भाई हम जो तैयारी करवाएंगे वो हम लोग जो है पहले प्री तो क्लियर कर ले। मेरा ये है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि उनको मैं मेंस के लिए, भाई आप तैयार करने का। अब एक बात है, अगर किसी को कुछ भी नहीं आता सपोज उसको एक सेंटेंस भी फ्रेम करना नहीं आता, तो मैं क्या उसको मेंस की तैयारी कोई भी नहीं करा सकता। लेकिन अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट आया है और वो ये इस फ्रेम ऑफ माइंड से आया है कि भाई मेरे को ग्रामर भी बहुत अच्छी कर लेनी है, और मैं जो मैडम मुझे जो जो पढ़ाएंगी, जैसा पढ़ाएंगी मैं बिल्कुल उस हिसाब से चीजें करूंगा, तो वो इतने टाइम में प्रिपेयर हो गया। और जब धीरे धीरे उनको कहा जाएगा, टास्क दिए जाएंगे, तो ऑब्वियसली वो चीजें शुरू करेंगे। प्री के साथ मेंस की तैयारी करने का मतलब ये नहीं होता कि द डे वन यू टुक एडमिशन और आपको जो है वो लिखने का वो शुरू कर दिया। ऑब्वियसली, क्योंकि प्री और मेंस का सिलेबस एक ही है। वो मेरा तरीका है, मुझे तैयार करना है, कैसे करना है वो मेरा तरीका है। कि स्टूडेंट सही जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं वो भी मुझे पता लगाना है कि वो सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो जिनके पेट में दर्द हो रहा है होता रहे। अब एक और बात मैं बता रही हूँ, भाई मैं तो प्री मेंस की जो फीस है मेरी तो 7 साल जब मैंने 21 में करा था तब तो प्री मेंस की कोई बात भी नहीं थी। तब भी इतनी थी, आज भी इतनी ही है। और जब मेरे स्टूडेंट्स प्री क्वालिफाई कर जाएंगे तो मैं कौन सा उनसे मेंस के पैसे ले रही हूँ। मैं तो इसी फीस में दोनों चीज करवा रही हूँ ना। तो बात ये है। तो भाई और अब जो मेन चीज है मेन चीज ये है कि क्या आप प्री की तैयारी 2018 के हिसाब से ही कर रहे हैं तो रुकिए और दोबारा सोचिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि 2018 में पेपर हुआ था पहली बार, ठीक है जी। सिवाय इंग्लिश के बाकी सब सब्जेक्ट्स के पेपर इतने डिफिकल्ट आए थे कि आधी सीट्स भी नहीं भरी थी। इंग्लिश का पेपर बहुत आसान आया था और इंग्लिश के पेपर को में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आए थे। अब अगर आप ये सोचो कि जब जिस तरीके का पेपर आया है सेम वैसा ही पेपर आएगा, तो क्या ये पॉसिबल है? आप बताओ। क्यों? क्योंकि इस बार मेंस है।
तो मेंस के हिसाब से उन्हें छटनी करनी है। जब छटनी करनी है तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। जब लेवल बढ़ाना पड़ेगा तो आपको भी लेवल के बढ़े हुए लेवल के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ना पड़ेगा वो मैं आपको बताती हूँ। क्या बताती हूँ सुनिए। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ यूपी एलटी ग्रेड का नियो क्लासिकल एज नियो क्लासिसिज्म। अब नियो क्लासिसिज्म में अब एक चीज है, अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो, एवरीथिंग इज अवेलेबल, आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। आपको सबसे पहले अपने ग्रामर पे काम करना है। यानी कि ग्रामर पे काम करने का मतलब ये है कि आपको टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पंचुएशन, ये चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, जिससे कि जब आपको कोई विचार दिया जाए तो आप जब उस पर लिखो तो आप ये देख सको कि मेरा सेंटेंस फॉर्मेशन सही है या नहीं है। कहीं ये तो नहीं है कि मैं जो है आई के साथ गोज लगा रहा हूं और ये चीज, अगर किसी को ये भी चीज नहीं आती है तो ऑब्वियसली टाइम है अभी, आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये लेकिन ये मत सोचिएगा कि भाई मैंने जो है, अगर आज से मैंने एलटी की तैयारी करनी शुरू करी, भले ही मुझे ग्रामर में जीरो अंडा आता हो, लेकिन मुझे मेंस लिखना आ जाएगा, क्योंकि वो तो रट के भी नहीं कर सकता, क्योंकि स्पेलिंग्स नहीं आती होंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क ऑन योर ग्रामर, वोकैबुलरी पे काम करिए। इफ यू हैव so many words with you, then only you will be able to write a good write up. अब अगर मैंने आपसे कहा नियो क्लासिसिज्म में आप अगर इसको चीज को इसी तरीके से पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में वो चीजें सेट होती। अब नियो क्लासिसिज्म में इसमें जो है एक मूवमेंट के तौर पे दिया हुआ है, और नियो क्लासिसिज्म को आपको कहा जाए कि नियो क्लासिसिज्म के बारे में आप क्या जानते हैं। पहले मैं तो प्री की बात कर रही हूँ, नियो क्लासिसिज्म तो नियो क्लासिसिज्म आज मुझे जो बताना है कि सबसे पहले नियो क्लासिसिज्म क्या था। नियो क्लासिसिज्म एक डोमिनेंट लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट था यूरोप में। दैट वाज डोमिनेंट का मतलब होता है कि जो जिसने अपना आधिपत्य जमा लिया था। कहाँ? लिटरेचर एंड आर्ट, लिटरेचर और आर्ट, आर्ट में और यूरोप में, किसमें? 17th एंड 18th सेंचुरी। ये नियो क्लासिकल राइटर्स वर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटिंग्स ऑफ एंशियंट ग्रीक एंड रोमन राइटर्स। ये एंशियंट ग्रीक एंड रोमन राइटर्स से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इनका मेन जो टारगेट था वो ये था, वट एवर बी द सब्जेक्ट, लेट इट बी अ ट्रिवियल वन, बट जो फॉर्म होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। यानी कि लिखने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर लैंग्वेज यूज करी जानी चाहिए, डिकोरम होना चाहिए, एंड देयर शुड बी रेशनैलिटी ओवर इमोशन। यानी कि तर्क, तर्क और तर्क, इमोशंस की कहीं कोई जगह नहीं, और इमेजिनेशन की तो जगह ही नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो दैट नियो क्लासिकल लिटरेचर वाज अ फेमस एंड डोमिनेंट literary movement during 17th and 18th century. The writers of this movement were in the favor of maintaining decorum, restraint, proper usage of grammar, and the most significant feature of this movement was rationality. People should be rational, and there was no room for imagination and emotion. So that is particularly what neoclassicism is. हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने आपको बताया। अगर आप बात करते हैं की फीचर्स ऑफ नियो क्लासिसिज्म, तो बेसिकली दीज राइटर्स वर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटर्स ऑफ ग्रीक एंड रोमन राइटर्स। ये जो राइटर्स थे नियो क्लासिकल एज के, ये ग्रीक और रोमन राइटर्स से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। अब आप किससे प्रभावित होते हो तो आप क्या करते हो? बताओ आप क्या करते हो? अगर किससे प्रभावित, आप उसको कॉपी करते हो, है ना? अगर कोई किसी से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है तो वो उसकी कॉपी करता है। अब कॉपी करने से क्या होता है? कॉपी करने से ये होता है आप कॉपी बन के रह जाते हो, वो भी सस्ती कॉपी। आप ओरिजिनल के पासंग भी नहीं आ पाते हो। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई किसी एक्टर को बहुत ज्यादा पसंद करता है, ठीक है, और मतलब कोई नया नया आया हुआ हीरो या जो है वो किसी एक्टर को बहुत पसंद करता है, एंड वो इसको इतना पसंद करता है कि वो उसको इमिटेट करने लगता है, तो लोग पता है क्या कहते हैं? अरे ये तो जो है ना इस एक्स वाई जेड एक्टर को की कॉपी कर रहा है। कॉपी ऑलवेज रिमेन्स अ कॉपी। तो वही ये जो राइटर्स थे ना, ये क्लासिकल लिटरेचर को इमिटेट करते थे। अब इमिटेशन में क्या था, जो क्लासिकल राइटर्स थे ना,
उन्होंने केवल फॉर्म पे ध्यान नहीं दिया था, उन्होंने जो है ना वो किस पे ध्यान दिया था, फॉर्म के अलावा उन्होंने जो ध्यान दिया था वो सब्जेक्ट मैटर पे भी दिया था। बट दीज नियो क्लासिकल राइटर डिड नॉट पे अटेंशन टू सब्जेक्ट। उनके हिसाब से फॉर्म, आपका लिखा हुआ तरीका अच्छा है तो कंटेंट कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप, वही वाली चीज है, कंटेंट कुछ भी हो मगर बोलने का तरीका बढ़िया हो तो, लिखने का तरीका बढ़िया हो तो, ये चीज इसमें बहुत ज्यादा थी। इसके अलावा ये जो राइटर्स थे ना, ये वर्जिल, होमर, इनको इमिटेट करते थे। दे गेव इंपॉर्टेंस टू रीजन एंड लॉजिक। ये रीजन एंड लॉजिक, इट मींस उनका मानना ये था, इसीलिए ये जो नियो क्लासिकल एज थी इसमें सटायर, कॉफी हाउस कल्चर बहुत ज्यादा फ्लरिश हुआ था। इसमें जो है भाई सटायर्स है। अब व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ सटायर? टू रिडिक्यूल पीपल। ऑब्वियसली वो रिडिक्यूल इसलिए कर रहे हैं जस्ट टू करेक्ट देम। लेकिन सटायर जो है वो इस समय का मेन जो है वो फीचर था, और सटायर के माध्यम से लोगों को एक तरीके से चेक में रखने की कोशिश की जाती थी। और प्रोज, इस समय पे प्रोज लिखा गया। आप जानते हैं जो पोएम्स होती है ना वो आपके दिल के भावों को बताती है, जबकि जो प्रोज होता है ना वो आपका इंटेलेक्ट बताता है। तो ये जो एज थी ये प्रोज रीजन की एज थी। इसमें इसमें कहीं से कहीं तक भी इमोशंस का कोई स्थान नहीं था। तो बेसिकली दिस एज गेव प्रेफरेंस टू लॉजिक, दैट इज व्हाई दिस वाज द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन एंड सटायर। सटायर जो है इस समय का था टू चेक, टू कीप पीपल इन चेक। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक इनका ये था कि इफ सटायर के माध्यम से भी, और एक और भी था, द मेन मोटिव ऑफ द राइटर्स ऑफ दिस एज वाज टू कीप पीपल इन चेक, टू गिव देम इंस्ट्रक्शंस व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, एंड नॉट टू एंटरटेन देम। लिटरेचर का एम उनके हिसाब से एंटरटेनमेंट नहीं था, इट वाज टू गाइड देम, टू इंस्ट्रक्ट देम, जो उनका मेन एम था। अब अगर हम बात करते हैं डिकोरम, दे फेल्ट कि जो फॉर्म है, जो ग्रामर है, जो लेक्सिकल यूसेज है, दैट स्ट्रक्चर शुड बी वेल बैलेंस्ड। Whatever be your content, let it be a trivial one, but your grammar, your choice of words should be pedantic, and pedantic enough that not a layman should understand what are you trying to say. यानी कि आप, उन्होंने ये कहा कि भाई भाषा बहुत क्लासी होनी चाहिए, उसमें लैंग्वेज वर्ड्स जो यूज करने चाहिए दैट शुड, मतलब वो वर्ड्स जो है वो बहुत भारी भरकम पेडेंटिक वर्ड्स होने चाहिए, और वो भाषा जो है वो एक लेमन को समझ में आने वाली नहीं। अगर लेमन को भी तुम्हारी भाषा समझ में आ रही है तो तुम काहे के पढ़े लिखे, ये उनका मानना था। तो उनका मानना था कि आपकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, दैट शुड बी बैलेंस्ड, फुल ऑफ गुड वर्ड्स, वोकैबुलरी शुड बी स्ट्रेंथेंड, और तभी आप एक अच्छा एक पेडेंटिक राइटअप जो है वो दे पाएंगे। और अगर उसको एक आम आदमी भी समझ ले रहा है तो आप गलत ट्रैक पे हो। ना 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 ना, आम लोगों के लिए तो ये एज थी ही नहीं। और कॉफी हाउस कल्चर का क्वेश्चन पूछा भी गया था, मतलब 2018 में था, लेकिन कॉफी हाउस कल्चर, इस कॉफी हाउस कल्चर में विग्स एंड टोरी पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो डिवीजन हुआ था विग्स एंड टोरीज का, वो लोग डिस्कस किया करते थे, स्क्रिबलर्स क्लब, ये सारी चीजें नियो क्लासिकल एज से जुड़ी हुई है। उसके बाद डिडक्टिक पर्पस, इस एज के जो राइटर्स थे ना, दे एम टू टीच पीपल, टू इंस्ट्रक्ट। उनका मानना यह था लिटरेचर का पर्पस एंटरटेनमेंट नहीं है। लिटरेचर का मतलब ये नहीं है, समाज में अगर लिटरेचर लिखा जा रहा है तो उसके लोगों को अच्छा होना चाहिए। यानी कि ओल्ड स्कूल टीचर्स थे ये, कि अगर हम कोई चीज लिख रहे हैं, इफ यू आर राइटिंग समथिंग, इफ यू आर प्रोड्यूसिंग समथिंग, देन अ गुड मैसेज शुड बी कन्वेड। हम ऐसी चीजें थोड़ी ना लिखेंगे जिससे लोगों का एंटरटेनमेंट होगा। अब हम क्या एंटरटेनमेंट के लिए जो है चीजें लिख रहे हैं? यूनिवर्सल ह्यूमन नेचर, अच्छा इसमें ना जो पोप हैं, अलेक्जेंडर पोप, जो कि रिप्रेजेंटेटिव पोएट कहलाते हैं नियो क्लासिकल एज के, उन्होंने कहा ही डिड नॉट टॉक अबाउट नेचर, जो नेचर वाला, जो एलिजाबेथन राइटर्स ने नेचर के बारे में बताया है, जो रोमांटिक राइटर्स ने बताया,
उन्होंने जो बल दिया है ह्यूमन नेचर। लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमन। भाई आप इफ यू गो बैक टू नेचर, और तो वो एस्केपिज्म है उनके हिसाब से। नेचर मीन्स हाउ अ रियल ह्यूमन बीइंग बिहेव्स इन डिफरेंट कंडीशंस, इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। इस पे उन्होंने बल दिया। जो आपने पोप का एक ये पोयम सुनी भी होगी, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, है ना? तो वो उन्होंने जो बल दिया, वो उन्होंने नेचर पे जो प्रकृति है उस पे नहीं, उन्होंने ह्यूमन बीइंग्स, हाउ दे बिहेव इन डिफरेंट सिचुएशंस। क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज, उनके हिसाब से योर लैंग्वेज शुड बी एलिगेंट, कंसाइज एंड पॉलिश्ड। मार्क माय वर्ड्स, लैंग्वेज शुड बी पॉलिश्ड। इट मीन्स कि आपकी लैंग्वेज रिफाइंड होनी चाहिए। दैट शुड नॉट बी अकॉर्डिंग टू डे कॉन्वर्सेशन। एक जो आम बोलचाल की भाषा होती है, वो नहीं, कोलोquial यूज जिसे कहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। अगर आप, your language should be polished, and it should, and any work of literature should be produced for the polished ones। और हर जो लिटरेचर होता है वो अपनी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो लिटरेचर था इस नियो क्लासिकल एज ने, इट प्रेजेंटेड द अर्बन क्लास सोसाइटी, द पॉलिश्ड वन। इसीलिए तो जब इसके रिवोल्ट में रोमांटिक एज आया था, तो उसने जो बताया था वो था कि वो बैक टू नेचर, और नेचर को आप जो पढ़ सकते हैं वो नेचर के जो इनहेबिटेंट्स होते हैं, जो नेचर ड्वेलर्स होते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। इनकी लिटरेचर एंड एवरीथिंग वाज मेंट फॉर द पॉलिश्ड वंस। अब मैं आपको यहाँ से एक इसमें बताना चाहूंगी, इसमें जो सबसे ज्यादा फॉर्म ऑफ राइटिंग ने उभर के आया था, दैट वाज हीरोइक कपलेट्स। हीरोइक कपलेट्स यूज किए जाते थे एपिक्स में। हीरोइक नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एपिक्स में एक हीरो की कहानी कही जाती थी, तो हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट में लिखना कोई आसान काम नहीं है, 2 लाइन में अपनी बात कह देना। एंड पोप वाज द मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट। तो ये ट्रेंड्स एंड फीचर्स हैं नियो क्लासिसिज्म के, जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और ये ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स जो है वो आपको किस में देखने को मिलेंगे? ये आपको देखने को मिलेंगे नियो क्लासिसिज्म के फीचर, नियो क्लासिकल एज के रिप्रेजेंटेटिव राइटर, जो कि है अलेक्जेंडर पोप। इफ यू नो दीज पॉइंट्स, तो ऑब्वियसली आप जो क्वेश्चंस हैं, अगर यानी कि एक अच्छे जो मतलब जो ऐसे क्वेश्चंस जो कि एक स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चंस हैं, आप उनका जवाब दे पाएंगे अगर आपको नियो क्लासिकल एज के बारे में चीजें पता होंगी। और अगर आप बेसिक ही पढ़ रहे हैं, देखिए मेरा कहना यह है, बेसिक के साथ चीजें पढ़िए। वट एवर यू आर स्टडिंग, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आप अपने आप सोचिए, अगर एक 6th क्लास का बच्चा 6th क्लास का ही 6 से 7th में आ जाए, 8th में आ जाए, 12th में आ जाए, मगर जो इंग्लिश उसने 6 में पढ़ी थी उससे आगे वो बढ़े ही ना। कि भाई आप लोगों को याद होगा कि केवीएस में, जब केवीएस ने 6 to 10 तक का अपना टीजीटी का निकाला था एनसीईआरटी में, उसमें कुछ चीजें जो है ना वो 6 की थी, 6 में थी, और सेम वही चीजें जो है वो उसमें 10th में भी थी। अब उन्होंने कहा था कि एक पोस्ट ग्रेजुएट वो ग्रेजुएशन लेवल की भी, वो हालांकि उन्होंने ग्रेजुएशन लेवल का कुछ पूछा नहीं था उसमें, लेकिन मैं आपको कहती हूँ, अगर मान लीजिए आपने, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, एनसीईआरटी में 9th क्लास में और उसमें 9th क्लास में एक पोएम है, द रोड नॉट टेकन। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम। आप जब बच्चों को पढ़ाते हैं ना उस पोएम को, तो आप उसको पढ़ाते हैं कि जो उस पोएम में कि जो भाई पोएट है, वो 2 रोड्स के बारे में बात कर रहा है और वो उनमें से एक चुन नहीं पाया। अब सेम यही चीज आप जाकर बीए वालों को पढ़ा दो, सेम यही चीज आप एमए वालों को जाके पढ़ा दो। भाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जब लिखा था तो उसको तो नहीं पता था ना उनको कि उनकी जो ये पोयम है वो 9th क्लास में लगा दी जाएगी। आप 9th के बच्चे को 9th के हिसाब से पढ़ाओगे। लेकिन अगर आप ये सोचो जो मैंने 9th के हिसाब की चीज पढ़ी है, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी वही लेवल रखूंगा, तो नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बेसिक्स पता होने चाहिए, यू शुड नो द बेसिक्स, मगर उसके बाद क्या?
उसके बारे में चीज़ें पता होंगी, तभी तो आप उसके जो और अच्छे कॉम्प्लेक्स चीज़ें होंगी उसका जवाब दे पाओगे। कौन से मूवमेंट की बात की जा रही है, उस मूवमेंट में क्या, तो मेरा कहना ये है कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हो, तो ये मत सोचो कि ये जो पर्टिकुलर वर्क है, इसे उठाया, इंटरनेट से निकाला और इसको हमने ऐसे पढ़ लिया, या 9th क्लास की बुक है या 10th क्लास का या सिंपल समरी है वो पढ़ ली। आपको उसकी हर चीज़ जाननी होगी। तभी आप लिख पाओगे, और लिखना तो खैर बाद में आता है, तभी आप उसको एक अच्छे से ग्रैस्प कर पाओगे। आपको ये चीजें जाननी होंगी। ठीक है, मैं अपनी क्लास में जब पढ़ाती हूँ, भाई मेरी अभी क्लासेस शुरू हुई हैं, लेकिन मैंने ये चीजें स्टार्ट करी हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ। अगर मैंने अभी उनका ओड ऑन एग्रेशन और इसमें पढ़ाया, तो ये नहीं है कि सिर्फ उसकी वर्ड फॉर वर्ड्स जो है समरी बता दी और कुछ नहीं बताया। मैंने उनको उसके बारे में चीजें बताई हैं, जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनसे, वो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं कि हाँ, उनके दिमाग में इमेज बने, वो ट्रेंड्स एंड मूवमेंट समझ पाए कि क्या जो है इस पोयम में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब जैसे मैं आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चंस पूछती हूँ, नियो क्लासिसिज्म इन द रेप ऑफ द लॉ, विच नियो क्लासिकल ट्रेंड इज मोस्ट एविडेंट इन पोप्स द रेप ऑफ द लॉ। अब अगर आपने रेप ऑफ द लॉक पढ़ा हुआ है, रेप ऑफ द लॉक जो है आप जानते हैं कि रेप ऑफ द लॉक एक मॉक एपिक है। मॉक एपिक की क्या विशेषताएं होती हैं, मतलब कहने का मतलब ये है, इसका पूरा डिसेक्शन करना पड़ेगा। तो किस कौन सा नियो क्लासिकल ट्रेंड है, तो भाई कौन सा है, फ्री वर्ड्स एक्सपेरिमेंटेशन। फ्री वर्ड्स इस समय नहीं था। एम्फेसिस ऑन पर्सनल इमोशंस, वो तो था, ये इस एज में था ही नहीं, इसमें तो रीजन था, और रीजन ओवर इमोशन। मॉक ए हीरोइक स्टाइल दैट इमिटेट्स क्लासिकल एपिक फॉर्म, और यही चीज है कि इसमें यहाँ पर मॉक एपिक स्टाइल जो है वो एम्प्लॉय किया गया है। मॉक एपिक स्टाइल दैट इमिटेट्स क्लासिकल एपिक फॉर्म। जो रेप ऑफ द लॉक है वो किस फॉर्म में लिखा गया है, मॉक एपिक स्टाइल में। और मॉक एपिक क्या होता है, जब एपिक का मजाक उड़ाते हुए होता है। फीचर्स वही होते हैं एपिक जैसे, लेकिन एपिक की जो थीम होती है वो बहुत ग्रैंड होती है, और मॉक एपिक की बहुत ही ट्रिवियल सब्जेक्ट होता है। और ट्रिवियल सब्जेक्ट बट विद प्रॉपर कंटेंट is the peculiarity of neoclassical age. The poem The Rape of the Lock reflects the neoclassical concern for social order and decorum by glorifying. पहले question समझिए. The poem The Rape of the Lock reflects the neoclassical concern for social order and decorum by glorifying romantic rebellion, justifying aristocratic vices, using satire to expose vanity and triviality, और criticizing the monarchy. तो भाई जब देखो ये क्वेश्चंस, मैं अब भी इनको ये नहीं मानती हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लेवल है, मगर ये ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स को पूरा दिखाता हुआ है। तो आप इसमें देखिए, यूजिंग सटायर, भाई मैंने अभी आपको बताया था कि यूजिंग सटायर का यूज इस समय होता था टू कीप पीपल इन चेक, उनकी फॉलीज को एक्सपोज करने के लिए होता था। यूजिंग सटायर टू एक्सपोज वेनिटी एंड ट्रिविलिटी। Which classical poets most influenced the style and structure of the Rape of the Lock? तो भाई देखो, रेप ऑफ द लॉक बिलोंग करते हैं, रेप ऑफ द लॉक किसका वर्क है, दैट इज बाय जो है भाई अलेक्जेंडर पोप का है। अलेक्जेंडर पोप कौन सी एज को बिलोंग करते हैं, नियो क्लासिकल एज को। नियो क्लासिकल राइटर्स किनको फॉलो करते थे, ग्रीक और रोमन राइटर्स को। इनमें से कौन से ग्रीक एंड रोमन राइटर्स हैं, होमर एंड वर्जिल। तो सही जवाब क्या हुआ, दैट इज सी। पोप्स यूज ऑफ हीरोइक कपलेट्स इन द रेप ऑफ द लॉक रिफ्लेक्ट्स, मैंने आपको बताया था कि इस समय पे जो फॉर्म लिखी यूज की गई थी, दैट वाज हीरोइक कपलेट। और हीरोइक कपलेट का मतलब क्या होता है, दो लाइन के क्लोज्ड कपलेट में अपनी बात को पूरा करना, विच वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। अब इसमें जो है पोप ने हीरोइक कपलेट जो रेप ऑफ द लॉक में रिफ्लेक्ट करा, उसका क्या यूसेज, मतलब क्यों करा उन्होंने, क्या रिफ्लेक्ट करती है वो चीज, रोमांटिक इनोवेशन, a break from tradition, neoclassical emphasis on order and symmetry। बेसिकली अगर नियोक्लासिकल ना भी होता, तो भाई अगर यहाँ पे नियोक्लासिकल से तो आंसर बड़ा ऑब्वियस हो रहा है, मान लो यहाँ नियोक्लासिकल नहीं होता, तो क्या आता आंसर, एम्फेसिस ऑन ऑर्डर एंड सिमेट्री। क्यों हीरोइक कपलेट थे, कि वो एक लाइन में शुरू हो और दूसरी लाइन में वो बात खत्म हो जाए, दैट इज व्हाई एम्फेसिस ऑन ऑर्डर एंड सिमेट्री। The inclusion of supernatural beings like sylphs in Rape of the Lock
primarily serves to promote mysticism, add Gothic horror, parody the grandeur of epic conventions या invoke religious allegory. तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये कही गई है कि देखो जो एपिक होते हैं ना उनमें सुपर नेचुरल बींग्स का समावेश किया जाता है, सुपर नेचुरल बींग्स को लाया जाता है, गॉड्स गॉड्स जो है, जो एक वर्ड भी आपने सुना होगा ड्यू एक्स मशीना, तो उसका मतलब होता है गॉड्स फ्रॉम द मशीन्स। तो वो एपिक में ना किसकी मदद करने के लिए आते थे, हीरो की मदद करने के लिए। इसमें उन्होंने सिल्फ्स यानी कि फैरीज को, सुपर नेचुरल बींग्स को लिया है और उनकी बड़ी मजाक उड़ाई है। तो ये ना सुपर नेचुरल बींग्स को क्यों लिया है, एपिक की पैरोडी है ना, इसलिए क्यों लिया है, एपिक की पैरोडी के लिए। In keeping with neoclassical ideals, the characters in Pope's poem are best described as deep psychological individuals, abstract allegories of romantic emotion, type figure representing social manners, या revolutionary heroes। बताइए। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इन कीपिंग विद नियो क्लासिकल आइडियल्स, कि अगर हम नियो क्लासिकल आइडियल्स को देखें तो जो पोप की पोयम में कैरेक्टर्स हैं वो उनको किस रूप में डिस्क्राइब किया जाएगा, डीप साइकोलॉजिकल इंडिविजुअल, एब्स्ट्रैक्ट एलिगरीज ऑफ रोमांटिक इमोशन, टाइप फिगर रिप्रेजेंटिंग सोशल मैनर्स। यहाँ पर है क्योंकि अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा घुमाने वाला हो गया है। अब ये क्वेश्चन है क्या बताता, मैंने अभी आपको पढ़ाते हुए बताई थी ये चीज कि भाई ये जो एज थी ये पॉलिश्ड एज थी, ये एज अर्बन लाइफ को बताने वाली एज थी, और इसमें जो कैरेक्टर्स यूज करे गए थे ये उस समय के जो लॉर्ड्स एंड लेडीज थी उनके को कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हुए थे। तो जो कैरेक्टर्स डिस्क्राइब करे गए उसमें टाइप्ड फिगर्स रिप्रेजेंटिंग सोशल मैनर्स। Now, the next question is Pope's moral stance in The Rape of the Lock aligns with नियोक्लासिकल एम्फेसिस ऑन। पोप ने जो मॉरल स्टांस लिया है रेप ऑफ द लॉक में, अलाइंस विद नियोक्लासिकल एम्फेसिस ऑन पर्सनल फ्रीडम एंड रेडिकल पॉलिटिक्स, टीचिंग थ्रू सटायर एंड बैलेंस, एस्केपिस्ट फैंटेसी एंड एक्सोटिसिज्म, सब्जेक्टिव इमेजिनेशन। बताइए क्या होना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया था पोप ने मॉरल स्टांस लिया, स्टांस मतलब होता है एक पक्ष लेना, एक स्टैंड लेना। तो पोप ने रेप ऑफ द लॉक में नियोक्लासिकल एम्फेसिस के साथ जो मॉरल स्टांस लिया है वो क्यों लिया है, आपको मैंने बताया था कि जो सेटायर होता है उसका एक ही पर्पस होता है टू लोगों की फॉली को एक्सपोज करना और उनको ये इंस्ट्रक्ट करना कि ये काम तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली जो ये पोप का रेप ऑफ द लॉक में जो उन्होंने एक स्टांस जो लिया है, उनका जो मॉरल स्टांस है, टीचिंग थ्रू सटायर एंड बैलेंस। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, और अगर आप पढ़ें तो भाई बेसिक भी पढ़िए और एडवांस्ड भी पढ़िए। मैं भी इसी तरीके से तैयारी करवा रही हूँ। तो बेस्ट ऑफ लक। और डेट्स के बारे में जैसा मैंने आपको बताया, मैं तो पहले ही बता दिया था भाई, कैलेंडर तो पहले ही आ चुका था। तो बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।